नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृषि की बात इंद्र के साथ में। और दोस्तों, आज बात होगी ओलों की। कुछ बर्फीले ओले जो दिल्ली और उत्तरी भारत में पड़े और कुछ विस्फोटक ओले जो रशिया और यूक्रेन में इस समय बरस रहे हैं। और दोस्तों, बात जो मुख्य चर्चा होगी वो ये है कि किस प्रकार से ये रूस और यूक्रेन की टकराव से विश्व में खाद्यान्न पदार्थों के दाम बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ भारत में इस टकराव का क्या इफेक्ट देखा जाएगा या क्या वो चीज़ें होंगी जिसके कारण भारत के लोग इससे प्रभावित होंगे। तो दोस्तों, मुख्य मुद्दा ये है कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में एक बहुत बड़ी संभावना ये है कि भारत की थाली का दाम बढ़ेगा। और इससे पहले हम इन सारे विषयों के बारे में बात करें, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि यूक्रेन और ये रूस हैं कहाँ। तो अगर आप भारत से सीधे नॉर्थ के डायरेक्शन में चलें तो आप पाएंगे ये देश जो है, रूस सबसे नॉर्थ में है और उसके बिल्कुल बगल में है यूक्रेन। और अगर आप ऐसे समझें यूक्रेन और रूस तो एक बहुत पुरानी सभ्यता है, बहुत पुराने लोग हैं और बहुत पहले से यहाँ पे लोग बसे हुए हैं। उसी प्रकार से यूक्रेन भी, जहाँ पे लोग काफ़ी समय से बसे हुए हैं और पूरे यूरोप को आज से नहीं बल्कि आप समझिए कई पीढ़ियों से और कई जो है आपने कई सौ सालों से यूक्रेन को कहा जाता है यूरोप का ब्रेड बास्केट। इसका मतलब है कि वो ये जगह है जहाँ से यूरोप का सबसे ज़्यादा जौ, आपका गेहूँ और ये सारी चीज़ें आती हैं। और आज भी यूक्रेन जो है वो पूरे विश्व को खाना खिलाता है। और यूक्रेन आज भी जो सूरजमुखी का जो तेल होता है उसमें आज भी यूक्रेन सबसे नंबर 1 पर है। तो दोस्तों, ये टकराव की कुछ बातें हैं। अगर ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये टकराव कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से हुआ, जिसके बारे में आप द वायर के और वीडियोस देख सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं कि क्या वो राजनीतिक कारण थे जिसके कारण ये मुठभेड़ शुरू हुए। लेकिन इस शो में हम सिर्फ कृषि की बात करेंगे और ये बताएंगे कि कितना अहम है ये दुनिया के लिए और साथ ही साथ भारत के लिए। तो दोस्तों, जब ये टकराव शुरू हुआ तो ये जानना ज़रूरी है कि जो क्षेत्र इस समय सबसे ज़्यादा माना जाता है, जिसे डॉनबास एरिया कहते हैं, वहाँ पे कहीं ज़्यादा जो है आपके जानवरों का और साथ ही साथ जो आपके कृषि से संबंधित जो खाद्यान्न तेल निकलते हैं ये उस क्षेत्र से आते हैं और इसका प्रभाव सीधा भारत पे पड़ सकता है। लेकिन इस पर चलने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लें कि यूक्रेन और रूस में क्या क्या चीज़ें उगती हैं। तो अगर हम यूक्रेन और रूस को साथ में मिला के देखें, क्योंकि दोनों ही जगह का जो है व्यापार इस समय प्रभावित होगा, दोनों देश मिलके सबसे ज़्यादा भारत को बेचते हैं सूरजमुखी का तेल। और आप ऐसा समझिए कि लगभग 80 से 90% तक जो हमारा ये जो तेल है ये यहाँ से आता है। भारत हर साल लगभग 25 लाख टन तेल वहाँ से इंपोर्ट करता है। और ये टकराव के कारण लोग अभी से देखने को मिल रहा है कि सूरजमुखी का जो तेल है वो महंगा हो चुका है। साथ ही साथ जो आपका सरसों का तेल है उसके भी दाम बढ़ चुके हैं। और ब्लैक सी से जो एक समुद्र पड़ता है छोटा सा रशिया और यूक्रेन के बगल में, वहाँ से जो कंसाइनमेंट निकल रहे हैं, आप पाएंगे कि वहाँ पे हर एक खाद्य और सारे खाद्य चीज़ों का तो है ही, लेकिन साथ साथ बाकी अन्य चीज़ों के भी दाम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों, सूरजमुखी की तो बात अलग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गेहूं, अगर आप रूस और यूक्रेन की बात देखें तो विश्व का 30% गेहूं जो है उसका उत्पादन और उसका जो एक्सपोर्ट है वो इन दोनों देशों से होता है। और एक बार अगर ये गेहूं कम हुआ तो विश्व भर में गेहूं के दाम बढ़ने की एक आशंका है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अधिकांश रूप में गेहूं के व्यापार पे उनका पूरा कंट्रोल कह सकते हैं आप, और ऐसी चंद 4 अमेरिकन कंपनियां हैं जो ये काम करती हैं। और कई लोगों का ये मानना है कि ये जो टकराव है और जो गेहूं की जो फसल जो अब नहीं होगी या जो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी या जो किसान वहाँ पे नहीं उगा पाएंगे, इसका सीधा जो है फ़ायदा उन कंपनियों को होगा, उन व्यापारियों को होगा जो बड़ी मात्रा में गेहूँ का व्यापार करते हैं। और नुकसान हम जैसे देशों का होगा जो और हमसे गरीब देश हैं, जो अफ्रीकन देश हैं, जिनके यहाँ गेहूं की कमी है और वो रशिया या यूक्रेन के गेहूं पे निर्भर हैं। तो दोस्तों, ये एक बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया भर में गेहूं और चावल जो है मुख्य लोगों के मुंह की डाइट में आता है, उसे स्टेबल डाइट भी माना जाता है। इसका मतलब है कि ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोग या तो गेहूँ खाते हैं या फिर चावल खाते हैं या दोनों का मिश्रण खाते हैं। अब दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक और अनाज है जिसे हम जौ कहते हैं भारत में। और जौ में भी अगर हम रूस और यूक्रेन को देखें
तो ये विश्व में आगे बढ़ के सबसे ज़्यादा उत्पादन वाले देशों में से है। और ये जो जौ निकलता है ये खाने के लिए तो जाता ही है, साथ साथ जानवरों को खिलाने के लिए जाता है, लेकिन जितनी दुनिया भर में जो बियर बनती है और अन्य प्रकार की शराब बनती है उसमें भी जौ का बहुत योगदान है। और जौ के बिना आप समझिए कि ये जो पूरा जो इंडस्ट्री है, जो अल्कोहल या शराब बनाने की जो इंडस्ट्री है, वो पूरी की पूरी फ्लॉप हो जाएगी। तो भारत में भी दोस्तों कई जगह जौ उगता है और भारत में जो लोग शराब का उत्पादन करते हैं, बियर का उत्पादन करते हैं, वो लोग भारत से खरीदते हैं। लेकिन अब आशंका ये जताई जा रही है कि जब यूक्रेन और रूस में लड़ाई छिड़ चुकी है और टकराव बढ़ते जा रहे हैं, तो विश्व ये देखेगा कि जौ के दाम भी बढ़ेंगे। इसका ये मतलब है कि सीधा सीधा दुनिया भर में शराब महंगी होगी, साथ में जानवरों के चारा जिसमें जौ लगता है वो महंगा होगा। जो लोग ग्लूटेन नहीं खाते हैं और उनके लिए भी जो उनका फ्लार है या जो उनका आटा है जो ज़्यादातर जौ से बनता है, उसमें भी आप देखेंगे कि दाम बढ़ने की बहुत ज़्यादा आशंका है। दोस्तों इसके बाद जो अगला मुख्य आता है वो है आपके, एक चीज़ होती है रेप सीड, जो सरसों की एक प्रजाति होती है, और इसमें भी यूक्रेन बहुत आगे बढ़ के दुनिया भर को ये पहुंचाता है। उसी के साथ साथ भुट्टे में यूक्रेन का बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं इस टकराव से, और इसका मतलब है कि जो जो वो पोषण हम लेते हैं और जो जो बाकी देश निर्भर हैं इन लोगों के ऊपर, उन सबको जो है एक बड़ी चोट लगेगी, क्योंकि उनका जो दाम है हर चीज़ों का वो थोड़ा सा बढ़ के आएगा। भारत में भी कई लोगों ने ये अनुमान किया है कि इससे जो है, आपने अभी से देख रखा है कि ब्लैक सी से जो जो कंसाइनमेंट आ रहे हैं इन सबके, उनमें लगभग बहुत ज़्यादा रिस्क इंश्योरेंस में ज़्यादा पैसा लग रहा है उन लोगों का, और उनका जो है दाम धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अंत में दोस्तों ये इसकी क्या गंभीरता क्या है, ये मैं आपको इस तरह से बता दूं कि यूक्रेन विश्व में माना जाता है कि सबसे तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है इन सारे के सारे ग्रेन्स का। जैसे मान लीजिए जो आपके अनाज आते हैं उन सबका तीसरा विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो आप सोच सकते हैं कि इस टकराव से कितने सारे लोग प्रभावित होंगे। अब अगर बात करें सिर्फ खाद्यान्न पदार्थों की, तो दोस्तों रशिया जो है, हमने देखने को मिला है कि रूस जो है साथ ही साथ दूध का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन भी काफ़ी एक्सपोर्ट करता था, लेकिन बीच में 2020 में देखा गया कि वहाँ पे दूध की मात्रा कम हुई है। और साथ ही साथ यूक्रेन से अंडे बहुत सारे आते थे जो मिडल ईस्ट जाते थे, और ये भी माना जा रहा है कि अब उस अंडे का जो प्रोडक्शन है उसमें भी जो है मारी होगी, और भारत जैसे देश और भारत से जो अंडे आते हैं वो अब धीरे धीरे आके इनके एक्सपोर्ट की जगह भारत के अंडे एक्सपोर्ट होने लगेंगे। पर दोस्तों सिर्फ बात जो है वो अनाज तक ही नहीं सीमित है, साथ ही साथ बहुत सारा मीट निकल के आता है। यहाँ पे तरह तरह के जानवरों, पशुधन जो होता है उसकी खेती होती है। वहाँ पे कई सारा मीट उत्पादन होता है, यूक्रेन में भी होता है, रशिया में भी होता है। हमारा ये मानना है कि अगर ये लड़ाई चलती रही तो इस वाले सेक्टर में भी बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। इसमें भी दुनिया भर में दाम बढ़ेंगे, जिससे दुनिया के जो गरीब हैं उनसे धीरे धीरे जो है पोषण दूर जाता चला जाएगा। और दोस्तों ये तो थी मोटी मोटी बातें अनाजों की और फसलों की, लेकिन अब अगर एक और गंभीर विषय के ऊपर देखा जाए तो सिर्फ अनाज ही इन देशों से नहीं आता दोस्तों। इन देशों से बहुत ही ज़रूरी केमिकल रासायनिक फर्टिलाइज़र भी आते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ DAP की, और जिसे फॉस्फेट भी कहते हैं या पोटाश भी कहा जाता है, डायमोनियम फॉस्फेट कहते हैं जिसको अंग्रेज़ी में, और उसी के साथ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। आपने शायद से द वायर का एक पुराना कार्यक्रम देखा था जिसमें हमने विशेष रूप में बताया था कि किस प्रकार से DAP की कमी के कारण कितने सारे किसानों ने अपनी दिवाली वहाँ पे उस सोसाइटी के सामने बिताई है, या मंडी या जो जिन जगहों पे वितरण होता है DAP का वहाँ पे बिताई है। तो दोस्तों ऐसा सिलसिला हुआ कि भारत में अभी 10 दिन पहले ही आप मानिए कि भारत से एक बहुत ही हाई प्रोफाइल, जिसमें हमारे मंत्री साहब खुद रशिया गए, और सूत्रों के अनुसार ये बात छपी मीडिया में और हमने भी बात जानी कि भारत ने पिछले 10 दिनों में एक कोशिश की कि एक ऐसी डील कर लें रूस के साथ में जहाँ पे हम 1 मिलियन टन DAP हर साल उठाएं वहाँ से, और उसी के साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में 2,50,000 टन नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हम लोग वहाँ से रूस से उठाएं। आपको देखिए ये बात बहुत समझनी पड़ेगी, क्योंकि रूस एक मिलिट्री का देश तो है ही जो बहुत अच्छे हथियार बनाता है, लेकिन साथ ही साथ वो विश्व का जो रासायनिक फर्टिलाइज़र है उनके लिए भी जाना माना है। इस लड़ाई के शुरू होते ही दुनिया भर में DAP के दाम बढ़ गए। जो चीज़ $650 की मिल रही थी वो एकदम से $700 पे आ चुकी है। ये कई जगह ये बात प्रकाशित हुई है, कई सारे न्यूज़ मीडिया एजेंसीज़ ने इस बात को आगे लाया है। साथ ही साथ जो DAP के दाम थे
वो भी आप समझिए एकदम से चढ़े हैं। लोग कहते हैं कि 25% तक का उसमें जो है बढ़ोतरी हुई है एक हफ्ते के अंदर अंदर, और कोई इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता कि अब कब तक ये बढ़ोतरी और होती रहेगी। और अगर जंग आगे चली और सैंक्शंस हुए, जो जिस प्रकार से अमेरिका और बाकी देशों ने रशिया को सैंक्शन कर दिया है, तो क्या वो फर्टिलाइज़र या वो जो खाद है वो हम तक पहुंच भी पाएगी कि नहीं। और एक बात आप समझ लीजिए दोस्तों कि जो भी किसान रासायनिक खेती करते हैं वो डीएपी के बिना या नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के बिना खेती नहीं कर सकते हैं, और उनको खेती करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। लेकिन अगर ये सैंक्शंस आ गए तो हम देखेंगे कि जो डीएपी के दाम पहले से बहुत ज़्यादा चढ़ चुके थे अब और ज़्यादा चढ़ जाएंगे, और धीरे धीरे जो है पूरे विश्व पे, भारत पे ही नहीं, मैं सही कह रहा हूँ दोस्तों, पूरे विश्व पे एक खाद्यान्न सुरक्षा का संकट मंडराने लगेगा। पर दोस्तों गहराई इसमें थोड़ी और गहराई समझिए। ये तो थी खाद्यान्न खाद की बात और खाद्यान्न पदार्थों की बात। अब जो तीसरा और सबसे मुख्य मुद्दा है वो है तेल के दाम। दोस्तों रूस जो है एक बहुत बड़ा तेल का भी उत्पादक है, उसी के साथ साथ वो नेचुरल गैस भी बनाता है। अब जैसे जैसे इस सैंक्शंस आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, वैसे वैसे हम देख रहे हैं, और ये टकराव जो है, जो मुठभेड़ है रूस और यूक्रेन के बीच में, जैसे जैसे और ज़्यादा बढ़ रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और वो इतनी तेज़ी से बढ़े हैं कि आज की तारीख में जो एक बैरल तेल का था वो $100 से भी ज़्यादा अधिक हो चुका है। तो दोस्तों इसकी जब ये बात किसान पे आएगी तो इसका ये मतलब है कि अब जो है ट्रैक्टर का तेल महंगा होगा। अब जो हॉर्स पावर वाली मोटर लगाता है पानी देने के लिए, उसका दाम बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा, और मोटा मोटा हर भी तरीके का जो उत्पादन का उसका जो दाम है वो अब तेज़ी से चढ़ेगा। और पहले ही मैं बता दूं दोस्तों, रबी के जो किसान हैं वो पहले से काफ़ी क्षतिग्रस्त थे, क्योंकि तेल का दाम इतना था इस साल, उसी के साथ साथ डीएपी का दाम इतना था इस साल। तो इस साल किसान की तो कोई बचत ही नहीं होगी, और ये सिर्फ भारत में नहीं दोस्तों, पूरे विश्व में इसका जो है हमें प्रहार दिखेगा। और जहाँ तक बात है रशिया में, रूस के लोगों को चाहे सैंक्शन लगे या ना लगे, लेकिन तेल के दाम बढ़ने से रूस की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों मोटा मोटा ये तो थी पूरे विश्व की बातें कि किस प्रकार से, चाहे मैंने जैसे आपको फिर से बताया कि चाहे गेहूं का दाम हो, चाहे जौ हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा चुकी हैं। और देखने को ये मिलेगा कि पूरे देश भर में और पूरी दुनिया भर में हमें जो है खाद्यान्न पदार्थों के दाम बढ़ेंगे, बहुत जल्दी से बढ़ेंगे, अगर रूस और यूक्रेन ने कोई ना कोई समझौता नहीं किया तो। अब दोस्तों बात की जाए कि भारत में किस प्रकार से इसको देखा गया, तो सबसे पहले तो मोदी जी ने तुरंत जाके कहा कि हम लोग इसके लिए एक ऐसे अकाउंट बनाएंगे जिसमें अपने रुपया को उनके रूबल के साथ में बदला किया जा सके, और साथ ही साथ डॉलर से हट के हम लोग रुपये और रूबल में बातचीत करेंगे। लेकिन कृषि क्षेत्र में कुछ इतने सारे लोग थे जिन्होंने एकदम से बहुत ज़्यादा शंका जताई है और बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसमें। सबसे पहले इसमें आते हैं कॉफ़ी के उत्पादक। कॉफ़ी और चाय जो यहाँ से जितने एक्सपोर्ट्स जाते हैं, चाइना जाते हैं, आपके रशिया जाते हैं, आपके यूक्रेन जाते हैं, इन सारे लोगों ने आगे बढ़ के बोला है कि हम अपना जो एक्सपोर्ट है वो कैसे करेंगे, हमारा तो धंधा ही बैठ जाएगा। क्योंकि रशिया जो है भारत का एक बड़ा मुख्य ट्रेडिंग पार्टनर है, और यूक्रेन में भी हमारे कई सारे लोग जाते हैं, चाहे उसे पढ़ने के लिए नहीं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे कोई भी हो, लेकिन साथ साथ हमारा कई सारा व्यापार का उनके साथ बड़े पुराने रिश्ते हैं। तो ये थे कुछ भारत के रिएक्शन दोस्तों। अभी भी ये माना जा रहा है कि सरसों की फसल कटी नहीं है, लेकिन फसल कटने से पहले ही जब से ये सूरजमुखी के तेल की बात आ चुकी है और ये पता चल चुका है भारत में व्यापारियों को कि वहाँ से अब तेल नहीं आ पाएगा, या वहाँ से ना तो सरसों का तेल आ पाएगा और ना सूरजमुखी का तेल आ पाएगा। आप देखिए कि इस समय भारत में सरसों के तेल की दाम कितने तेज़ी से चढ़ रहे हैं। अभी तक फसल आई भी नहीं है, और लोग ये कह रहे हैं कि पिछले एमएसपी से लोगों को इस बार किसानों को शायद से 1000-1500 तक भी ज़्यादा रुपए मिल सकते हैं। तो दोस्तों बच के रहिएगा, क्योंकि इस समय जो है सरसों के तेल की मार होगी। जो किसानों ने सरसों उगाया है, मैं कहना चाहूँगा कि आपका तो बहुत ही अच्छा साल होने वाला है, क्योंकि इस बार सरसों के दाम ज़्यादा पड़ेंगे। लेकिन हम में से जो लोग जो शहरों में रहते हैं और इन सारे तेलों को खाते हैं, हमें बड़ी समझदारी से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए साल भर की, क्योंकि इन दामों के बढ़ने से हमारे बजट भी बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों ये थी कुछ मुख्य बातें। और सरसों में मैं एक और बात ज़रूर कहूँगा कि कुछ ही टाइम पहले उत्तर भारत में ओले पड़े हैं और सरसों की फसल अभी भी खड़ी हुई है। तो कई सारे किसानों ने नुकसान भी बताया है कि ओले पड़ने से फसल नुकसान भी हुई है। इसीलिए हमें बड़े सतर्क होकर देखना पड़ेगा कि सरसों किस तरफ जाती है।
चाहे किसानों को ज़्यादा दाम मिले, लेकिन इससे भारत में खाद्यान्न पदार्थों में एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन आ सकता है, एक बढ़ोतरी आ सकती है। और अगर 10 बात की एक बात मैं कहूँ तो रूस और जो यूक्रेन की लड़ाई है, ये चाहे हो रही है हमसे बहुत दूर, लेकिन है हमारे बहुत पास, क्योंकि आज की तारीख में हर देश की कृषि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आप भी इस बारे में और जानिए, द वायर के कार्यक्रम देखते रहिए और सोच समझ के अपने खाद्यान्न बजट के बारे में प्लानिंग करिए, क्योंकि इस लड़ाई का सीधा फर्क आपकी थाली तक हो सकता है। धन्यवाद। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.